तो देखिए, ब्रिटेन में हम राजनीतिक दल पढ़ रहे थे और हमने अनुदार दल और उदार दल के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि जो प्रमुख वहां पर वर्तमान में दल है, मजदूर दल के बारे में देखते हैं कि मजदूर दल किस प्रकार से अस्तित्व में आया और उसका संगठन किस प्रकार से है। तो देखिए, मजदूर दल ब्रिटेन में 1906 में जो है वर्तमान मजदूर दल या श्रमिक दल की स्थापना हुई। ब्रिटेन में 1906 में वर्तमान मजदूर दल या श्रमिक दल, वर्तमान मजदूर दल या श्रमिक दल की स्थापना हुई। और यह दल जो है ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था का एक प्रमुख दल है। ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था में ब्रिटेन की वर्तमान द्विदलीय व्यवस्था में इस दल का प्रमुख स्थान है। प्रारंभ में यह उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन वर्तमान में यह व्यावहारिक हो गया है। देखिए, ब्रिटेन में 1906 में श्रमिक दल की स्थापना हुई, जो कि वहां पर ट्रेड यूनियन और श्रमिक जो भी संगठन है जो बने, और उन्होंने किस प्रकार एक नए दल को जो है अस्तित्व में लाया। तो 1906 में ब्रिटेन में एक नए दल की स्थापना हुई और इसका जो हम देखते हैं कि वर्तमान में ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था में इसका प्रमुख स्थान है। और प्रारंभ में जो है ये उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन जैसे कि ट्रेड यूनियन हम बात करते हैं, श्रमिक के हितों की बात करते हैं, श्रमिक मजदूर के हितों के बारे में, उसके बहुत ही ज्यादा उनके हितों से प्रभावित होकर ये उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था पहले, लेकिन अब वर्तमान में ये व्यवहारिक जो है हो गया है और अब जो है ये व्यवहारवादी था। देखिए, हम देखते हैं दल की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। दल की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है। पहला है, यह लॉर्ड सभा व राजतंत्र को समाप्त नहीं करना चाहता। यह लॉर्ड सभा व राजतंत्र को समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि
राजनीति में बल्कि राजनीति में जो है निष्क्रिय कमजोर बनाए रखना चाहता है। राजनीति में निष्क्रिय व कमजोर बनाए रखना चाहता है। निष्क्रिय व कमजोर बनाए रखना चाहता है। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लॉर्ड सभा और राजतंत्र को समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि राजनीति में जो उनका दबदबा है उसको निष्क्रिय व कमजोर उसको कम करने की बात करता है कि वो उनका दबदबा जो है जो बहुत ही कम हो, निष्क्रिय और कमजोर रहे। तो देखते हैं हम जिस प्रकार से उदार दल जो है वो लॉर्ड सभा और राजतंत्र के बिल्कुल पक्ष में नहीं था। इस कारण से हम देखते हैं धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है बहुत ही कम होता चला गया और आज वर्तमान में उसका जो है स्थान इस दल ने ले लिया, क्योंकि ये दल जो है राजतंत्र और लॉर्ड सभा को जो है उसको समाप्त नहीं करना चाहता, उनको बनाए रखना चाहता है। अगला हम देखते हैं कि मजदूर दल जो है वास्तविक अथवा साम्यवादी सिद्धांतों में नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांतों में इसकी आस्था है। तो देखिए इसकी आस्था जो है साम्यवादी सिद्धांतों में नहीं, इस दल की आस्था साम्यवादी सिद्धांतों में न होकर लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांतों में लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांतों में है। तो देखिए हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी साम्यवादी सिद्धांत जो है, जैसे कि कार्ल मार्क्स जो है वो खूनी क्रांति की बात करता है और वो ये मानता है कि जो मजदूर जो है उसका हित सर्वोपरि है। निजी संपत्ति के अवमूल्यन की बात करता है, निजी संपत्ति समाप्त होनी चाहिए और वो मजदूर और श्रमिक दलों के हितों से बहुत ही ज्यादा जो है प्रभावित विचारधारा है, जिसमें वो है मजदूर दलों के हितों से संबंधित होकर पूंजीवादी विचारधारा का और पूंजीपतियों के सफाई की बात करता है कि हिंसक क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, जबकि ये हिंसक साधनों में विश्वास न होकर लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांतों में इसका विश्वास है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से ही परिवर्तन होना चाहिए। और जहां पर साम्यवाद हिंसक क्रांति की बात करता है वहां पर ही लोकतांत्रिक जो है साधनों की बात करता है कि लोकतांत्रिक साधनों के द्वारा क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है। अगला है कि विश्व राजनीति के संदर्भ में जो है विश्व राजनीति के संदर्भ में इसकी जो नीति जो है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विश्व राजनीति के संदर्भ में विश्व राजनीति के संदर्भ में मजदूर दल की नीति साम्राज्यवाद
शस्त्रों की दौड़, साम्राज्यवाद। मजदूर दल की नीति, साम्राज्यवाद, शस्त्रों की दौड़, शस्त्रों की दौड़, साम्राज्यवाद, शस्त्रों की दौड़, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद तथा अंतरराष्ट्रीय तनावों के, अंतरराष्ट्रीय तनावों के विरोध की रही है, अंतरराष्ट्रीय तनावों के विरोध की रही है। देखिए, विश्व राजनीति के संदर्भ में मजदूर दल की नीति, साम्राज्यवाद, शस्त्रों की दौड़, उपनिवेशवाद तथा अंतरराष्ट्रीय तनावों के विरोध की रही है। ये इसका जो है विरोध करती है, अंतरराष्ट्रीय तनाव और साम्राज्यवाद की नीति का। अगला है, दल चर्च का विरोधी नहीं है किंतु सामाजिक सुधारों के मामले में जो है उसका हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। अगला है, दल चर्च का विरोधी नहीं है, दल चर्च का विरोधी नहीं है, लेकिन सामाजिक सुधारों के संबंध में, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में उसका हस्तक्षेप, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में उसका हस्तक्षेप जो है पसंद नहीं करता है, उसका हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, उसका हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। दल चर्च का विरोधी नहीं है क्योंकि चर्च के प्रति आस्था रखता है, लेकिन सामाजिक सुधारों के संदर्भ में उसके हस्तक्षेप को वो बर्दाश्त नहीं करता। अगला है कि तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है पहले जो है इस दल का वहां पर इतना अस्तित्व नहीं था और ये दल जो है पहले इतना अपना जो वर्चस्व नहीं बढ़ा पाया था, लेकिन बाद में जो है इस दल ने अपना वर्चस्व बढ़ाया। और किस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में जो ये दल है, ये दल अपना महत्वपूर्ण प्रभुत्व रखे हुए है। और आज वर्तमान में ब्रिटेन में जो मजदूर दल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज वर्तमान में ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था में जहां पर हम देखते हैं पहले उदार दल था, उसके स्थान पर आज मजदूर दल ने इसका स्थान ले लिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था में जो है इन राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम अब देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है इन दलों का जो महत्व जो है किस प्रकार से है और ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं हम देखते हैं किस प्रकार से वर्तमान में ब्रिटेन में जो द्विदलीय व्यवस्था का स्वरूप है वो बिल्कुल एक नए स्वरूप में दूसरे महायुद्ध के बाद में आया और किस प्रकार से उदार दल के बाद में वहां पर मजदूर दल ने जो है अपना स्थान ग्रहण किया। तो अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो द्विदलीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं, दलीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, वो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है
दलीय व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं हम देखते हैं कि ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं, ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या हैं वो हम देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इसका द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली, देखिए हम देखते हैं ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, वहां पर सत्ता दो दलों में जो है हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष रहता है। जैसे कई बार अनुदार दल सत्ता में आ जाता है तो कई बार मजदूर दल सत्ता में आ जाता है। इस प्रकार से सत्ता के लिए संघर्ष जो है दो दलों में ही व्याप्त रहता है और सत्ता हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि दो दल होते हैं तो उसमें सत्ता में कई बार तो एक दल जो सत्ता में आ जाता है वो पक्ष में बैठ जाता है और जो दूसरा दल हार जाता है वो विपक्ष में बैठ जाता है। इस प्रकार से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में एक दल बना रहता है और दूसरा दल सत्तारूढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार सत्ता जो है दो दलों में हमेशा संघर्षरत रहती है और सत्ता के लिए दो दलों में संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है और इसमें जो है एक दल तो सरकार बनाता है और दूसरा जो है विपक्ष में बैठ जाता है। तो देखिए ब्रिटेन में एक दल सरकार बनाता है, एक दल सरकार बनाता है, जबकि दूसरा विपक्ष में बैठ जाता है। एक दल सरकार बनाता है जबकि दूसरा विपक्ष में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, दो दल प्रमुख हैं और दो दल प्रमुख होने से वहां पर सत्ता इन दोनों दलों के बीच में ही जो है रहती है, सत्ता के लिए संघर्ष रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्रिटेन में अन्य दलों का बहुत महत्व कम रह जाता है। और भी दल हैं लेकिन उन दलों का महत्व कम रह जाता है और सत्ता जो है इन दो दलों में ही रहती है। तो कई बार एक दल सत्तारूढ़ हो जाता है, सरकार बनाता है, दूसरा दल विपक्ष में बैठ जाता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था जो है हमें देखने को मिलती है। अगला है केंद्रीकृत संगठन व कठोर अनुशासन। तो देखिए केंद्रीकृत संगठन व कठोर अनुशासन, केंद्रीकृत संगठन व कठोर अनुशासन, केंद्रीकृत संगठन व कठोर अनुशासन। तो देखिए केंद्रीकृत संगठन हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो है राजनीतिक दलों का जो है संगठन केंद्रीकरण की भावना पर आधारित होता है। राजनीतिक दलों का संगठन केंद्रीकरण की भावना पर आधारित होता है। केंद्रीकरण की भावना पर आधारित होता है और दलीय अनुशासन होता है। दलीय अनुशासन का मतलब कि जो राजनीतिक दल है वो अपने दल के प्रति जो सदस्य हैं
वो अपने दल के प्रति, दल के हितों के प्रति बहुत ही आबद्ध होते हैं और अपने दल के हितों के बारे में बहुत ही ज्यादा उनका विचार होता है और उसी के प्रति उनकी विचारधारा बनती है कि दलीय अनुशासन अपने दल के प्रति समर्पित होकर वो काम करते हैं। और किस प्रकार दलीय अनुशासन हमें देखने को मिलता है कि वो दलीय भावनाओं से पूरी तरह से प्रेरित होते हैं। तो हम देखते हैं कि केंद्रीकृत संगठन व कठोर अनुशासन हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक दल जो है स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक ही सूत्र में बंधे होते हैं और उनका जो संगठन सर्वोच्च से लेकर शिखर तक एक ही सूत्र में बंधा रहता है। तो राजनीतिक दल दलीय अनुशासन का मतलब एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं और किस प्रकार सर्वोच्च से लेकर नीचे तक जो है सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीकृत संगठन व कठोर अनुशासन ब्रिटेन के दलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। और अगला हम देखते हैं कि दल के नेता का केंद्रीय महत्व। दल के नेता का केंद्रीय महत्व। दल के नेता का केंद्रीय महत्व। तो देखिए, दल का जो नेता होता है उसका महत्व हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार उसका केंद्रीय महत्व हम देखते हैं कि अपने दल पर वो दल का नेता जो होता है किस प्रकार उसका नियंत्रण और उसी के निर्देशन में जो दल कार्य करता है। तो इस प्रकार से दल के नेता का केंद्रीय महत्व हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था में दल का नेता जो है बहुत ही केंद्रीय महत्व रखता है और किस प्रकार हम देखते हैं कि वो अपने दल की नीतियों और अपने दल के नेता से, दल के नेता के जो भी नीतियां कार्यक्रम उनसे प्रभावित होकर ही पूरा कार्य जो है दलीय प्रणाली करती है और जनता मतदान के समय दल के कार्यक्रम से अधिक नेता को महत्व देती है। तो देखिए, चुनावों में भी जो है, चुनावों में भी जनता दल की नीतियों व कार्यक्रमों से, दल की नीतियों व कार्यक्रमों से प्रभावित न होकर दल के नेता से अत्यधिक प्रभावित होती है। दल के नेता से अत्यधिक प्रभावित होती है। देखिए, इस प्रकार से दल के नेता का केंद्रीय स्थान होता है और इलेक्शंस में ही दल की नीतियां, दल के कार्यक्रम, इन सबको जो है इतना स्थान नहीं दिया जाता जितना कि दल के नेता का प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी और भारत में हम देखते हैं किस प्रकार से इंदिरा गांधी का केंद्रीय महत्व रहा और किस प्रकार जो है उन्होंने अपने केंद्रीय महत्व के कारण जनता जो है चुनाव में अपने नेता को किस प्रकार जो है उसको चुनती है। तो दलीय नीति और दलीय कार्यक्रम इतना स्थान नहीं रखते जितना चुनाव में दल के नेता की भूमिका होती है। तो हम देखते हैं दल के नेता का केंद्रीय महत्व हमें इलेक्शंस में देखने को मिलता है और उसी के आधार पर जो पार्टी होती है जो अपना चुनाव में सफलता प्राप्त करती है। तो देखिए, इस प्रकार दल के नेता का केंद्रीय महत्व जो है वो ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था का प्रमुख स्थान है, प्रमुख महत्व है और उसी के आधार पर जो है पार्टी अपना कार्यक्रम जो चुनाव में होती है विजय होती है। फिर है दलों की वर्ग प्रकृति।
तो देखिए दलों की वर्ग प्रकृति जो है किस प्रकार से है। तो देखिए दलों की वर्ग प्रकृति, दलों की वर्ग प्रकृति। देखिए ब्रिटेन में दलों का गठन दलों की वर्ग प्रकृति के आधार पर, दलों की वर्ग प्रकृति के आधार पर होता है। दलों का गठन दलों की वर्ग प्रकृति के आधार पर होता है। दलों की वर्ग प्रकृति के आधार पर होता है और लेकिन दलों की वर्गीय चेतना, लेकिन दलों की वर्गीय चेतना बहुत कठोर, दलों की वर्गीय चेतना बहुत कठोर एवं उग्र नहीं है, बहुत कठोर एवं उग्र नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में दलों का जो रचना होती है, दलों का निर्माण होता है, वर्ग प्रकृति के आधार पर होता है, लेकिन दलों की जो वर्गीय चेतना जो है वो बहुत कठोर एवं उग्र नहीं है। कि किस प्रकार से जो हम देखते हैं कि दलों में कठोर और उग्रता हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार से ब्रिटेन में हम देखते हैं कि दलों में वर्गीय चेतना इस प्रकार से उग्र नहीं है जिस प्रकार से हम अन्य जो है देशों में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि साम्यवादी देशों में हम देखते हैं किस प्रकार से जो दल होता है वो अपने लोग जो होते हैं अपने दल के प्रति बहुत ही समर्पित होते हैं, और साम्यवादी विचारधारा में हम दलीय अनुशासन और कठोर और उग्र हमें वहां पर विचारधारा वर्गीय चेतना देखने को मिलती है कि किस प्रकार जो लोग होते हैं अपने दल के प्रति समर्पित होकर जो है हिंसा पर भी उतर जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में दलों की वर्गीय चेतना इतनी कठोर उग्र नहीं है जितना कि हम अन्य देशों में देखने को मिलती है। अगला है प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था। देखिए प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था हमें देखने को मिलती है ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था में। प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में विशेष आस्था है, इसलिए अलिखित संविधान होते हुए भी वो इसका अनुचित लाभ नहीं उठाते। देखिए ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की ब्रिटेन में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था है, इसलिए अलिखित संविधान होने के बावजूद भी अलिखित संविधान होने के बावजूद भी जो है ये लचीले संविधान का
अनुचित लाभ, लचीले संविधान का अनुचित लाभ नहीं उठा पाते, अनुचित लाभ नहीं उठा पाते। तो देखिए इस प्रकार से ब्रिटेन में जो है लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक आदर्श, इनके प्रति राजनीतिक दल की गहन आस्था, गहन उसके प्रति विश्वास हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमें गहरी आस्था देखने को मिलती है। और इस तरह से ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वहां पर इस लचीले संविधान का अनुचित लाभ ये नहीं उठाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक विश्वास, इनमें राजनीतिक दलों की गहरी आस्था होती है। और इस कारण ब्रिटेन में जो दल जो हैं वो कठोर अनुशासन और केंद्रीकृत संगठन पर आधारित होने के बावजूद भी जो है संविधान का, अलिखित संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान का अनुचित लाभ नहीं उठाते, क्योंकि वहां पर अभिसमय ही जो है, उन अभिसमयों ने ही वहां पर कानून का स्वरूप धारण कर लिया है और वो अभिसमय ही परंपरा, रीति रिवाजी कानून के रूप में आज भी वहां पर प्रचलित हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि किस प्रकार जो ब्रिटेन में जो ये द्विदलीय व्यवस्था है वो बहुत ही सफलता के साथ में वहां पर आज भी कायम है। और इसमें जो है अलिखित संविधान होने के बावजूद भी जो दल का जो है लोकतांत्रिक मूल्यों में, आदर्शों में गहरी आस्था है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में जो है द्विदलीय व्यवस्था हम देखते हैं किस प्रकार से है। और इसमें हम अगला जो देखते हैं कि दलों द्वारा लगातार जनसंपर्क, अगला पॉइंट है दलों द्वारा लगातार जनसंपर्क, दलों द्वारा लगातार जन संपर्क। तो हम देखते हैं कि जो है राजनीतिक दल जो सक्रिय रहते हैं और जनता से अपना संपर्क बनाए रखते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल सदैव सक्रिय रहते हैं, सदैव सक्रिय रहते हैं और जनता से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, जनता से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल सदैव सक्रिय रहते हैं और निरंतर जो है जनता से संपर्क बनाते हैं और जो वहां पर होने वाले स्थानीय चुनाव और स्थानीय जो है इलेक्शंस हैं, संसद के उपचुनाव, आम चुनाव जो होते हैं, उनमें ये प्रमुख रूप से जो है जनता से लगातार संपर्क बनाते हैं और जनमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो द्विदलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार जो है आज भी अपने सफलतापूर्वक अपना कार्य संचालित कर रही है। और हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो हैं लोकतंत्र के पहिए हैं और लोकतंत्र की धुरी इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं और इसके बिना हम लोकतंत्र के सफलतापूर्वक संचालन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते।